हाय दोस्तों, माय चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हिंदी व्याकरण के व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायु वायु निकास स्थान के आधार पर वर्ण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निरनुनासिक। इनका उच्चारण करते समय वायु का निकास केवल मुख से होता है। इसमें सभी मूल स्वर आते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ इत्यादि। दूसरा है अनुनासिक। इनका उच्चारण करते समय वायु का निकास मुख एवं नाक दोनों से होता है, जैसे आँख, दांत, चाँद आदि। तीसरा है अनुस्वार। अनुसार दोस्तों, इनका उच्चारण करते समय वायु का जो निकास है नाक से होता है, जैसे गंगा, रंग, पंख, शंख इत्यादि। चौथा है विसर्ग। विसर्ग जैसे अतः, प्रातः, प्रायः। किसी भी शब्द के अंत में दो बिंदु का प्रयोग किया जाता है और उसको उच्चारण करते हैं तो अंत में ह वर्ण भी आता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। हिंदी वर्णमाला में जो शब्दकोश के आधार पर वर्ण का स्थान दिया गया है, आ, अंग, अह सभी स्वर हैं। आ एक जो है आगत ध्वनि है अथवा आगत वर्ण है। क से ङ तक दूसरे क्रम पर, तीसरे पर आते हैं च, छ, ज और ज्ञ, झ, इय। तो इसमें ज और इय आ मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। ट, ठ, ड के बाद ढ आता है और र, तो यह दोनों जो है उच्छिप्त व्यंजन हैं। उच्छिप्त व्यंजन हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। त, थ, द, ध, न। त और र और अ मिलकर के जो है त्र का निर्माण करते हैं। प से म तक वर्ण इनका क्रम है। य, र, ल, व में य और व जो है एक अर्ध स्वर हैं। इनका प्रयोग स्वरों में भी अर्ध स्वरों के अंतर्गत भी किया जाता है, जैसे बालिकाएं। बालिकाएं अर्ध स्वर का प्रयोग बालिकाएं इस रूप में भी किया जाता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र इनका निर्माण क, स और अ से मिलकर होता है। त्र का निर्माण त, र यानी हलंत का प्रयोग भी रहेगा। अ से मिलकर के त्र का निर्माण होता है। ज पर हलंत का प्रयोग, इ पर हलंत का प्रयोग और अ मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह स पर हलंत का प्रयोग और र पर हलंत का प्रयोग तथा अ मिलकर के स्र का निर्माण करते हैं। वायु संवेग के आधार पर वायु संवेग के आधार पर एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। अल्प प्राण का उच्चारण जो है करते समय कम वायु का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन तथा उच्छिप्त व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है महाप्राण। इनका उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, या वायु मुख से जो है इनका उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और स, सह,
स, स, ह और उच्छिप्त व्यंजन भी आते हैं। कंपन या तारत्व के आधार पर, कंपन या तारत्व के आधार पर वर्ण को, पहला है घोष, घोष को संघोष भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में जो है कंपन उत्पन्न होता है। यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह वर्ण आते हैं तथा प्रत्येक स्वर भी इसी संघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या जो है 31 होती है। दूसरा है अघोष। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में जो है कंपन नहीं होता है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा स वर्ण आते हैं और इनकी संख्या 13 होती है। अन्य इम्पॉर्टेंट व्यंजन हैं। पहला है इसमें ल, ल को पारसी व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है र, र को प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा है य और व, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। चौथा है स्पर्श, स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसे नासिक्य या पंचमाक्षर या उदित वर्ण भी कहते हैं। पांचवा है ढ और ढ, ढ और ढ को उच्छिप्त, द्विगुण, संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। यह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला है क, ख, ग, ज और फ। इन वर्णों के पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इन्हें नई विकसित ध्वनि अथवा नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। अगला है नुक्ता वर्ण की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो नुक्ता वर्ण की संज्ञा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा दी गई है, जो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है किस वर्ण से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है? तो उच्छिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, जो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है बिना बिंदु वाले वर्ण को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना बिंदु वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो बिना बिंदु वाले वर्ण को निरनुनासिक कहा जाता है, जो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है काकल्य, काकल्य अथवा स्वरयंत्र मुखी वर्ण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी ह को जो है काकल्य अथवा स्वरयंत्र मुखी वर्ण कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह है जो युग्मक ध्वनि है। जैसे दिल्ली में एक आधा ल है और एक पूरा है। उसी तरह दिक्कत में आधा का पूरा का, पक्का में आधा का पूरा का, बच्चा में आधा च और पूरा च, और कच्चा में भी आधा च पूरा च। इस प्रकार के शब्दों को युग्मक ध्वनि कहते हैं। अगला है युग्मक ध्वनि को क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो युग्मक ध्वनि को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राण, ड्राइवर, घ्राण को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो इसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। प्राण, ड्राइवर, घ्राण को संयुक्त ध्वनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण स है, जो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कौन है? क्या च से म तक,
क्या कैसे न तक, क्या कैसे ज्ञ तक, या कैसे मैं तक। तो ऑप्शन आपका सी सही है। वर्गीय अथवा स्पर्शी व्यंजन को कहते हैं जो कैसे मैं तक वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही है। जो एक उच्छिष्ट व्यंजन होता है उसे ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं।